हेलो एवरीवन। 8वें चैप्टर में आपको खुश आमदीद। और आज हम 8वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम रोटेशनल मोशन है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इन जनरल जो मोशन होती है वो दो तरह की हो सकती है, यानी वो एक ही वक्त में दो तरह की मोशन परफॉर्म कर सकता है। उनमें जो पहली काइंड थी वो ट्रांसलेशनल मोशन थी और जो दूसरी काइंड है वो रोटेशनल मोशन की है। और फर्दर हमने ये भी कहा था कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हो सकता है इन जनरल। और लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि किसी भी सर्टेन प्रॉब्लम में हम उसको किस तरह ट्रीट करते हैं। यानी अगर आप पहले 5 या 6 चैप्टर देखें इस किताब के, तो उनमें हमने सारे जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स थे उनको पॉइंट पार्टिकल ट्रीट किया, यानी उस पॉइंट तक जहाँ तक हम न्यूटन लॉज यूज़ कर रहे थे। फिर 7वें चैप्टर में हमने देखा कि हम उनको पॉइंट पार्टिकल नहीं ट्रीट करते, बल्कि उनको इंडीड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स ट्रीट करके देखते हैं। और हम देखते हैं कि उनमें एक ख़ास पॉइंट पाया जाता है जिसको सेंटर ऑफ मैस हमने कहा। और फिर हमने उस सेंटर ऑफ मैस को लेके न्यूटन लॉज जब उसके ऊपर अप्लाई किए तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आए, यानी न्यूटन लॉज जो हैं वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए भी वैलिड थे। उसी चैप्टर में हमने ये भी देखा कि इन जनरल कोई भी रिजिड बॉडी दो तरह की मोशन परफॉर्म करता है एक ही वक्त में। वो रोटेट कर सकता है और ट्रांसलेट कर सकता है, और ट्रांसलेटरी मोशन ही वो मोशन थी जो अब तक हम यानी पहले 7 चैप्टर्स में पढ़ते आए हैं किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट लेके। आज से यानी 8वें और 9वें चैप्टर में हम रोटेटरी मोशन को पढ़ेंगे। और आपको पता है कि हम जब भी कोई मोशन स्टडी करते हैं तो उसमें दो तरह की चीज़ें स्टडी करते हैं बेसिकली, एक काइनेमेटिक्स ऑफ दैट मोशन एंड सेकेंडली द डायनामिक्स ऑफ दैट मोशन। अगेन अगर आप भूल गए हैं तो काइनेमेटिक्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डील करती है, जिसमें हम सिर्फ उसकी मोशन को स्टडी करते हैं, ये नहीं देखते कि वो मोशन हो क्यों रही है। यानी हम सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं लेकिन उन कॉजेज को स्टडी नहीं करते जो वो मोशन करवा रही होती हैं। और जो फिर डायनामिक्स पार्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन का, ये वो पार्ट होता है जहाँ पे हम कॉजेज को यानी फोर्सेस को स्टडी करते हैं। हमने जब न्यूटन लॉज पढ़े थे तो दूसरे या तीसरे चैप्टर में पहले न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी जो काइनेमेटिकल पार्ट था, और फिर हमने फोर्सेस को इंक्लूड किया जो डायनामिक पार्ट बना। और फिर हमने 5वें चैप्टर से बाकायदा देखा कि हम फोर्सेस और मोशन को इकट्ठा डील कर रहे हैं, यानी काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों को स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि अब हमारे पास मोशन की टाइप जो है वो चेंज हो रही है, यानी अब हम रोटेटरी मोशन के ऊपर आ रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रहा होगा। तो इसमें भी ऑफ कोर्स हमें दो तरह की डिफरेंट काइंड्स को स्टडी करने की ज़रूरत है। जो पहली है ऑफ कोर्स वो काइनेमेटिकल पार्ट है, यानी इस चैप्टर में 8वें चैप्टर में हम न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम पहले पढ़ के आए हैं, जो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए वैलिड थी, उस तरह की इक्वेशंस ड्राइव करेंगे और फिर उन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए कुछ रिजल्ट्स इन्फर करेंगे। ये देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं। ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करने का ये मतलब होता है कि हम उनकी टाइम इवोल्यूशन देखते हैं कि वो टाइम के साथ कैसे इवॉल्व करते हैं। टाइम के साथ इवॉल्व करने का आसान अल्फाज में मतलब ये है कि आपको किसी एक पॉइंट के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पता है, यानी उसकी किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पोजीशन पता है, उन्हीं इनिशियल स्पीड पता है और ये पता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके किसी भी लेटर टाइम के ऊपर बता सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या होगी, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितना फासला वो कवर कर लेगा, किस स्पीड से जा रहा होगा, प्रोवाइडेड यू नो द एक्सेलरेशन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। यही काम हम इस चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर में करने लगे हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो रोटेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं। और फिर 9वें चैप्टर में हम फोर्सेस को इंक्लूड करेंगे, और फिर हमारा ये तकरीबन एक चैप्टर और लेके, यानी एंगुलर मोमेंटम के ऊपर एक चैप्टर आएगा आई गेस, वो लेके उसको स्टडी करके हमारा न्यूटन वाला पार्ट जो है खत्म हो जाएगा। और फिर हम एक और तरह की मैकेनिक्स के ऊपर जाएंगे विच इज एनर्जी कंजर्वेशन। तो 8वां चैप्टर ये ब्रीफ रिव्यू 4.5 मिनट हो गए हैं। लेट मी क्विकली गिव यू इन 2 मिनट्स व्हाट एग्जैक्टली इज प्योर रोटेशन, बिकॉज आई बिलीव द डेफिनेशन ऑफ प्योर रोटेशन, या इस चीज़ को समझना कि प्योर रोटेशन क्या होती है, ये रोटेटरी मोशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन में कब होता है। तो प्योर रोटेशन के लिए आप इस डायग्राम के ऊपर गौर करें जो ऑफ कोर्स मैंने इसी बुक से लिया है, हैरी रेजनिक और क्रेन की बुक से। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक व्हील जो है वो रोटेट कर रहा है। आप इसको एक्सरसाइज वाली बाइक समझ सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीर में। और अगर कोई भी साइकिलिस्ट, कोई शख्स जो एक्सरसाइज कर रहा है वो इस साइकिल को चला रहा है, अगर पेडलिंग कर रहा है, तो ऑफ कोर्स जो व्हील है वो रोटेट करेगा, बट आप सिर्फ रोटेट कर रहे हैं, यू आर नॉट ट्रांसलेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज नॉट अ रेगुलर बाइसाइकिल विच यू यूज as a kid or maybe which you use still,
बट ये एक्सरसाइज वाली बाइक है जो एक ही जगह पे रुकी रहती है। तो इस बाइक के ऊपर, इस बाइक के अंदर कुछ चीज़ों को डिफाइन करने की ज़रूरत है। और जो पहली चीज़ डिफाइन करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप देखें जो जेड एक्सिस है ये इस तस्वीर में प्लेन ऑफ पेज से बाहर आ रहा है। ये साइकिल के लिए ये जो पॉइंट होता है या ये जो एक्सेस होता है इसको साइकिल का एक्सल कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पे उसकी स्पोक्स, ये जिसको आप तारे कहते हैं, जो साइकिल के रिम और एक्सल को कनेक्ट करती हैं, वो लगी होती हैं। और इसको एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाया गया है। इसके ऊपर आप दो पॉइंट्स देख सकते हैं। पॉइंट ए जो है ये एक्सल को रिप्रेजेंट करता है जो सेंट्रल पॉइंट है, और पॉइंट पी जो है वो कोई भी आप पॉइंट ले रहे हैं उस साइकिल के ऊपर और वो आर फासले से है इसके एक्सेल से, यानी पॉइंट ए से या लाइन ए से, क्योंकि जो एक्सेल है ये पूरे का पूरा एक लाइन है, एक एक्सेस है जिसको जेड एक्सेस के ऊपर रखा गया है। तो यहां से प्योर रोटेशन की हमारे पास पहली डेफिनेशन आती है कि रिजिड बॉडी मूव्स इन प्योर रोटेशन इफ एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी सच एज पॉइंट पी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, द सेंटर ऑफ दीज सर्कल्स मस्ट लाई ऑन a common straight line called the axis of rotation, and that is the z axis in this case. This is the definition of pure rotation के किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को आप प्योर रोटेशन उस वक्त कहेंगे अगर उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई से भी अपनी मर्जी से नंबर ऑफ पॉइंट्स चूज करते हैं और फिर वो सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है अगर रोटेट कर रहा है, तो अगर हर वो पॉइंट, जब सॉलिड ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो हर वो पॉइंट अगर एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है विद द कंडीशन के वो जो सर्कल ट्रेस आउट करेंगे पॉइंट्स, उन सब का जो सेंटर है वो एक कॉमन लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए जिसको आप एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। और इस केस में वो जेड एक्सिस है या जिसको आप साइकिल का एक्सिल कह सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ प्योर रोटेशन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी सेकंड डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं, और सेकंड डेफिनेशन इसकी है हमारे पास, अगर आप देखें तो इसके रिम के ऊपर एक पॉइंट बी भी लिया हुआ है जो ऑफकोर्स पॉइंट पी से गुजर रहा है। ये जो लाइन ए बी है, अब मैंने पहली डेफिनेशन में कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है प्योर रोटेशन में होता है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप कुछ पॉइंट्स ले लें तो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। सही है, ये पहली डेफिनेशन थी। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट ए बी है, जो लाइन ए बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। हमें पता है कि साइकिल का रिम जो है, टायर का रिम जो है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो हमारे पास दूसरी डेफिनेशन ये आती है कि किसी भी गिवन टाइम में अगर आप इस तरह की दो लाइंस ले लेते हैं, फर्ज करें कि जो लाइन ए बी है और लाइन ए पी है, ऑफकोर्स ये दोनों मुख्तलिफ लंबाई की लाइंस हैं, लेकिन ये दो लाइंस हैं, तो किसी भी गिवन टाइम इंटरवल में जब साइकिल कुछ रोटेट करेगा, जो व्हील है उसका कुछ फासला रोटेट करेगा, तो ये जो दो लाइंस हैं ना, ये एक जैसा एंगल कवर करेंगी। यानी जो ए पी है वो मूव करके किसी और जगह पे चली जाएगी और ए बी जो है ये भी मूव करके किसी और जगह पे चली जाएगी, और इसी तरह की अगर आप कोई भी और लाइन कंसीडर करते हैं तो वो भी मूव करके किसी और जगह पे चली जाएगी। लेकिन ये सारी लाइंस एक टाइम में एक जैसा ही एंगल कवर करेंगी, और ये दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास प्योर रोटेशन की। अ रिजिड बॉडी मूव्स इन प्योर रोटेशन इफ अ रेफरेंस लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस सच एज लाइन ए बी moves through the same angle in a given time interval as any other reference line perpendicular to that axis in the body. तो ये हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है, and these definitions are like the most important and basic things in rotational motion because we have some mathematical form which we will see in future के pure rotation के लिए क्या होती हैं, और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में और बहुत सारी किताबों में इस तरह के लफ्ज मिलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्योर रोटेशन में मूव कर रहा है, और प्योर रोटेशन के लिए एक सर्टेन रिलेशनशिप वैलिड होता है वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर के दरमियान। और उसका मतलब ये होता है कि जब भी आपको बताया जा रहा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो प्योर रोटेशन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आप अब वो मैथमेटिकल रिलेशन माइंड में लाएं, और ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो सके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की या उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की। सो प्योर रोटेशन की डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, दैट्स इट, बट दैट्स नॉट इट फॉर दिस वीडियो। आई एम गोना गो अहेड एंड आई एम गोना solve for you, or let's say define some basic fundamental quantities for rotational motion. of course हमारे पास fundamental quantities जो हैं वो again same है, distance है, velocity है, acceleration है, but in this case it's in the case of rotational motion। तो हम कुछ basic definitions जो हैं उनको देखते हैं, और फिर उन definitions के ऊपर हम build करेंगे equations of motion, of course Newton's equations of motion, but in this case for rotational motion। और फिर हम देखेंगे कि वो जो यही न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन है
ये आपस में जो फिजिकल, इनके अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और ये सारी चीज़ें, ये किस तरह का रिलेशनशिप आपस में रखती हैं। और फर्दर हम ये भी देखेंगे कि ये लीनियर क्वांटिटीज़, यानी जो हमारे पास रेगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट है, ये जो लीनियर वेरिएबल्स हैं ये वाले, और इनके करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर वेरिएबल्स होंगे, यानी जो हम इस चैप्टर में या रोटेशनल मोशन के लिए यूज़ करेंगे। ऑफ कोर्स जो वेलोसिटी हम ट्रांसलेटरी मोशन में यूज़ करते थे, दैट वाज लीनियर वेलोसिटी, हम एक वेलोसिटी इस रोटेटरी मोशन में भी यूज़ करने वाले हैं, एंड दैट इज गोइंग टू हैव अ डिफरेंट नेम, राइट, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। तो हम ये भी देखेंगे कि क्या ये लीनियर वेलोसिटीज और एंगुलर वेलोसिटीज में कोई फर्क भी होता है। बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, बिफोर आई डिफाइन दोज क्वांटिटीज, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि ये जो दूसरी डेफिनेशन थी जिसमें हमने कहा था कि आप कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी 2 पॉइंट्स लें और वो पॉइंट्स जो हैं अगर एक लाइन से कनेक्टेड हों विद द जेड एक्सिस और द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक जैसे टाइम में वो दोनों एक जैसा एंगल कवर करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है, लेट्स लुक एट दिस पिक्चर अगेन, और इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन ए बी है और लाइन ए पी है, ये एक जैसा फासला कवर करते हैं, एंगुलर जो है फासला वो एक जैसा कवर करते हैं एक जैसे टाइम में। अब अगर आप गौर करें तो जो पॉइंट बी है ये बहुत करीब है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, और जो पॉइंट पी है जो इसके रिम के ऊपर है वो बहुत दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। पी करीब है और बी जो है वो दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। लेकिन हम क्लेम ये कर रहे हैं कि अगर ये एक जैसा फासला यानी एक जैसा एंगल कवर करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ये एक जैसी एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, लेट्स से कि ट्रांसलेटरी मोशन है या रोटेटरी मोशन है, किसी भी टाइप की मोशन है, लेट्स फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट लेट्स मेक इट अ जनरल मोशन, अगर 2 पॉइंट्स एक जैसा फासला कवर कर रहे हैं एक जैसे टाइम में, तो उसका एक ही कंक्लूजन हमारे पास निकलता है कि उनकी जो स्पीड है वो एक जैसी है। सही है। ट्रांसलेटरी मोशन के केस में उनकी लीनियर स्पीड हो सकती है, जिसको आप लीनियर वेलोसिटी कह लें अगर आप डायरेक्शन पे एसोसिएट करते हैं उसके साथ। और रोटेटरी मोशन के केस में ऑफ कोर्स वो एंगुलर स्पीड होगी या एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो यहां से हमारे पास एक फंडामेंटल रिजल्ट निकलता है रोटेशनल मोशन का, और वो ये है कि किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, हर पार्टिकल या हर पॉइंट जो है वो एक जैसी रोटेशनल स्पीड से मूव करता है। विच मीन्स कि आप कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट लें, उसको रोटेशन में लाएं, रोटेटरी मोशन परफॉर्म करने लगे, तो उसके अंदर मौजूद हर पार्टिकल जो है वो सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट टेल्स यू कि जो पॉइंट्स करीब हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के वो पॉइंट्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत दूर हैं यानी उसके रिम के पास हैं, वो सारे के सारे एक जैसी एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स काउंटर इंट्यूटिव। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर जस्ट आप अपने जहन में लाएं कि साइकिल का रिम जो है वो कैसे मूव करता है, तो आपको पता होगा कि वो पॉइंट्स जो एक्सल के करीब होते हैं हमें बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए नजर आते हैं। इट्स अवर कॉमन एक्सपीरियंस। आई एम श्योर कि हम सब ने बचपन में ये चीज जरूर ऑब्जर्व की होगी। और जो पॉइंट्स रिम के ऊपर होते हैं वो बहुत तेज मूव करते हैं, और ये आप देख भी सकते हैं कि बल्कि इस डायग्राम में इस तस्वीर में देखें, इसमें हम देख भी सकते हैं कि जो ए बी है ये उतने ही टाइम में और उतने ही एंगल के साथ ज्यादा फासला कवर कर रहा है रिम के ऊपर, और जो पॉइंट पी है वो कम फासला कवर कर रहा है। तो अब यहाँ पे मसला क्या है? अगर हम ये कह रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं, और हम क्लेम नहीं कर रहे बल्कि हमने इससे ये नतीजा अखज़ किया है सेकंड डेफिनेशन से कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो दोनों पॉइंट्स की सेम है, तो फिर क्यों सेम स्पीड और सेम टाइम में और सेम फासले में जो नेट लीनियर डिस्प्लेसमेंट है 2 पॉइंट्स के दरमियान, यानी बी जब मूव करके किसी और पोजीशन पे चला जाता है बी प्राइम पे, तो वो क्यों मुख्तलिफ है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसका मतलब है कि ये जो रोटेशनल मोशन है ये और लीनियर मोशन जो है इनमें थोड़ा सा फर्क है, और ये कोई सर्टेन काइंड का रिलेशन फॉलो करते हैं। वी आर गोना स्टडी अबाउट दैट रिलेशन, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में होता है तो उसके अंदर मौजूद सारे पॉइंट्स एक ही एंगुलर स्पीड से या एंगुलर वेलोसिटी से मूव करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब जो पॉइंट मौजूद है वो, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत दूर जो पॉइंट मौजूद है वो, दोनों पॉइंट्स एक ही एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेंगे। सो जस्ट रिमेंबर दिस, कीप दिस इन माइंड बिकॉज वी आर गोना यूज इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अब तकरीबन 16 मिनट हो गए हैं। लेट मी डिसाइड के इनफैक्ट लेट मी गो अहेड एंड डिफाइन फ्यू बेसिक एंगुलर क्वांटिटीज एंड देन वी विल फिनिश दिस लेक्चर। तो चलें अब हम कुछ बुनियादी रोटेशनल वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं जिनकी
हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम रोटेशनल मोशन को आगे चल के स्टडी करेंगे। तो ये मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफ़ाइन किया हुआ है यहाँ पे, ये एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उसमें हमारे पास ये जो वाइट वाला है ये एक रिजिड बॉडी है जो यहाँ पे घूम रहा है एक्स वाई प्लेन में, और ये जेड एक्सिस के अलांग किसी हाइट के ऊपर मौजूद है, लेकिन ये जो बॉडी रोटेट कर रहा है इस जेड एक्सिस के अलांग, इसकी मोशन 2 डायमेंशनल है, यानी ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। और अब इस ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, चूँकि इसका डिस्टेंस जेड एक्सिस से फिक्स है और ये प्लेन में मूव कर रहा है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट की ज़रूरत है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर हमें उस पॉइंट की पोजीशन पता है तो हम इस रिजिड बॉडी की पोजीशन मालूम कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि रिजिड बॉडी जो है उसके अंदर जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे एक ही एंगुलर स्पीड से मूव करते हैं, और इसका मतलब है कि वो एक जैसा एंगल ट्रेस करेंगे रोटेट करते हुए किसी भी एक्सिस के अराउंड, और वो जो एक जैसा एंगल है वो उसकी एंगुलर पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम कोई एक पॉइंट पी ट्रेस आउट कर लें इस रिजिड बॉडी में, तो इसका मतलब है हम इसकी पोजीशन को अब एक्सप्लेन कर सकते हैं। और चूँकि ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग किसी हाइट के ऊपर मौजूद है जो कि फिक्स्ड हाइट है, तो इसका मतलब है कि अब हमें इस कितनी हाइट के ऊपर है इसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। तो हम यूँ कर सकते हैं कि इसी रिजिड बॉडी, जिस प्लेन के अंदर रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है, इसी प्लेन के अंदर हम एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये एक और जो अपना सेंटर है, हमारा जो ओरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन हमारे पास यहाँ पे था, तो इस ओरिजिन को हम यहाँ ऊपर कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि अब हमारे पास ये जो एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके ओरिजिन के ऊपर हमारा जो रिजिड बॉडी है वो रोटेट कर रहा है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम एक्स प्राइम और वाई प्राइम का नाम दे देते हैं। और ये एक्स प्राइम वाई प्राइम प्लेन के अंदर अब हमारा जो रिजिड बॉडी जो है ये रोटेट कर रहा है। तो अगर हम एक्स वाई प्लेन को लें तो हम इसी तस्वीर को यूँ दिखा सकते हैं कि अब हम यहाँ पे जो अपना एक्सेस लेते हैं वो कुछ इस तरह से लेते हैं कि ये हमारा एक्स प्राइम है और ये वर्टिकल इसके हमारे पास वाई प्राइम है। ये हमारे पास एक्स वाई प्राइम आ गया, तो जब एक बार एक्स वाई प्राइम आ गया तो अब हमने ये देखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस एक्स वाई प्राइम कोऑर्डिनेट में कैसे रोटेट कर रहा है। तो ये वाला जो रिजिड बॉडी है, अब चूँकि ये एक्स वाई प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के ऊपर मौजूद है, तो इसका मतलब है अब हम इस रिजिड बॉडी को यहाँ पे किसी ओरिजिन के ऊपर जो एक्स वाई प्राइम का ओरिजिन है उसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा ये वाला रिजिड बॉडी है, और इस रिजिड बॉडी के अंदर हमारे पास ये वाला पॉइंट पी मौजूद है जो हमने यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे एंगुलर पोजीशन को डिफ़ाइन करते हैं कि एंगुलर पोजीशन जो है वो इस एक्स प्राइम एक्सिस के साथ इस ऑब्जेक्ट की जो एंगुलर पोजीशन है वो एक एंगल डिफ़ाइन करता है फाई, और ये एंगल जो है ये इस पॉइंट पी का रेडियस वेक्टर जो है जो इस पॉइंट पी को ओरिजिन से कनेक्ट करता है, वो वेक्टर जो एंगल बनाता है विद एक्स प्राइम एक्सिस, दैट एंगल इज़ कॉल्ड फाई, एंड दिस फाई इज़ एक्चुअली द एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं ये जो पॉइंट पी को मिलाने वाला रेडियस वेक्टर है, इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस है जो किसी भी टाइम इंटरवल में ये ऑब्जेक्ट रोटेट करते हुए कवर करता है एज मेजर्ड फ्रॉम एक्स प्राइम। और ये ऑफ कोर्स हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जैसा मैंने कहा कि जो फाई है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये वाला जो डिस्टेंस है जो यहाँ पे ये कवर करता है ये सर्कल की एक आर्क बनती है, यानी उसका कुछ पैच है। तो अब हमें पता है मैथमेटिक्स से कि हमारे पास जो फाई है, जो एंगुलर पोजीशन है इस रिजिड बॉडी की, वो किसी भी टाइम के ऊपर हमारे पास किसके इक्वल आती है, एस इक्वल्स फाई इक्वल्स एस डिवाइड बाई आर। अगर आप एक स्टेप पीछे जाएं तो ये सिंपली वो रिलेशन है मैथमेटिक्स में जिसको आप लिखते हैं एस इक्वल्स आर फाई, जो हमारे पास कोई भी रेडियस वेक्टर जो है एंगल बनाता है किसी भी सर्कल के अंदर, जब वो सर्कल कंप्लीट नहीं होता, तो इट्स सिंपली अ फार्मूला फॉर आर्क लेंथ, और यही आर्क लेंथ का जो फार्मूला है यही हमारे पास एंगुलर पोजीशन की डेफिनेशन देता है। तो ये वाला जो फाई है इस केस में ये हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की एंगुलर पोजीशन है।
एंगुलर पोजीशन आप देख सकते हैं कि ये एस और आर की रेशियो है जो हमारे पास लीनियर वेरिएबल्स हैं, यानी जो एस और आर हैं ये ट्रांसलेटरी मोशन के वेरिएबल्स हैं, हम इनको ट्रांसलेटरी मोशन में यूज़ करते हैं। और एस और आर दोनों जो हैं ये लेंथ की डायमेंशंस रखते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो फाई है इसके हमारे पास कोई यूनिट नहीं होते, ठीक है। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन हम जब रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ते हैं तो हम इसके यूनिट्स रेडियन कह देते हैं। रेडियंस का कोई हमारे पास लीनियर काउंटर पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम साफ देख सकते हैं कि जैसे इसके यूनिट नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि हम इनको यूनिट देते हैं और वो यूनिट जो हैं वो रेडियन है, रेडियन। और आप रेडियन को डिफ़ाइन भी कर सकते हैं और इसकी डेफिनेशन हमारे पास इसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से आती है। और आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक रेडियन होगा जब हमारे पास जो आर्क लेंथ है वो बज़ाते ख़ुद एक रेडियस के बराबर होगी। यानी आर्क लेंथ भी मैंने आपको बताया कि लंबाई है और रेडियस भी लंबाई है। तो अगर हमारे पास जो आर्क लेंथ एस है वो रेडियस के बराबर आ जाती है उस सर्कुलर पाथ के जिसमें हमारा रिजिड बॉडी जो है वो मूव कर रहा है, तो ये जो हमारे पास एंगल आएगा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसको हम एक रेडियन डिफ़ाइन करते हैं। इसके लिए एक और यूनिट भी यूज़ करते हैं जिसको आप रेवोल्यूशन कहते हैं, और हम रेवोल्यूशन और रेडियन के दरमियान रिलेशनशिप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो रेवोल्यूशन है एक, वो बाय डेफिनेशन एक कंप्लीट चक्कर होता है सर्कल के अंदर। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट पी से स्टार्ट करता है मोशन और इस सर्कुलर पाथ के अंदर एक कंप्लीट चक्कर लगा के वापस इसी पॉइंट पी के ऊपर आ जाता है, तो हम कहते हैं कि उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक रेवोल्यूशन है। तो यहाँ से हम रेवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या देख सकते हैं कि एक रेवोल्यूशन जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है, एक कंप्लीट चक्कर के बराबर है, जो हमारे पास किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। क्योंकि रेडियन जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है और कंप्लीट सर्कल के अंदर हमारे पास 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो यहाँ से हम 1 रेवोल्यूशन की डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि ये इक्वल है 2 पाई रेडियन के। और यही अगर आप डिग्री की फॉर्म में बात करते हैं तो यही 2 पाई रेडियन जो हैं ये 360 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक रेवोल्यूशन जो है वो 360 डिग्री के बराबर आ जाता है। और आप इन दो इक्वालिटीज़ को लेके, जो ये वाली हैं, इनको लेके आप रेडियन और डिग्रीज़ के दरमियान रिलेशनशिप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों साइड्स को 2 पाई पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो एक रेडियन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 360 डिग्रीज़ डिवाइड बाई 2 पाई। और जब आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो एक रेडियन है वो इक्वल आता है 57.3 डिग्रीज़। और यूँ हमारे पास रेडियन और डिग्रीज़ के दरमियान रिलेशनशिप आ जाता है। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट रिलेशनशिप हैं कि आप अगर रेडियन में एक्सप्रेस नहीं करते एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तो आप उसको डिग्रीज़ में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और चूँकि अब हमारे पास एक रेडियन जो है वो 57.3 डिग्रीज़ के बराबर है और हमारे पास एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो हम यहाँ पे एक रेडियन को इक्विवेलेंटली रेवोल्यूशंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पास 0.159 रेवोल्यूशंस आती हैं। तो यही जो एक रेडियन है अगर हम रेवोल्यूशंस की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास वो क्या आएंगे, 0.159 रेवोल्यूशंस। पे बस एक बात याद रखें कि जब भी हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या एंगुलर पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली कोई सी भी दो पोजीशन के दरमियान हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, एंगुलर डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्जेक्ट, उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसके ऊपर मैं आता हूँ। लेकिन एंगुलर पोजीशन जो है वो हम यूँ लेते हैं कि ये जो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, इस केस में इससे जितने भी एंगल बनाएगा हमारा ऑब्जेक्ट वो उसकी एंगुलर पोजीशन कहलाएगी। और डिस्प्लेसमेंट जो है, ऑफ कोर्स अगर आप इधर से स्टार्ट कर रहे हैं एक्स एक्सेस से, तो इनिशियल जो हमारे पास उसकी पोजीशन है वो 0 के ऊपर है, यानी 0 रेडियन है, और उसके बाद वो कुछ नॉन ज़ीरो रेडियन की तरफ चली जाती है। तो इस केस में हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और पोजीशन जो है वो सेम चीज़ बन जाते हैं।
लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, चूँकि हम जनरली उसको वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, और इन एंगुलर क्वांटिटीज़ की वेक्टोरियल नेचर जो है उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। लेकिन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसी की अगर आप मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो वो हमारे पास एंगुलर पोजीशन आती है, जिसकी ये बात मैं कर रहा हूँ अभी। तो एक बात बस याद रखिए कि जब भी आप एंगुलर पोजीशन की बात करते हैं और फाई को आप इस तरह के रिलेशनशिप में लिखते हैं तो फाई के यूनिट्स आप हमेशा रेडियन यूज़ करते हैं, क्योंकि बज़ाहिर इससे हमें लग रहा है कि जैसे ये यूनिट लेस है, और इसलिए हमने कहा कि चूँकि ये यूनिट लेस है क्योंकि रेशियो है दो लीनियर क्वांटिटीज़ की, तो हम इसके यूनिट्स को रेडियन डिफ़ाइन करते हैं। और फिर हमने देखा कि हम रेडियंस को मुख्तलिफ फॉर्म में लिख सकते हैं, डिग्रीज़ की फॉर्म में लिख सकते हैं और रेवोल्यूशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की और एंगुलर वेलोसिटी की। तो अब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को देखना है, और चूँकि मैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं पहले से ही इनको मान रहा हूँ कि ये मेरे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन अभी मैंने इनकी वेक्टोरियल नेचर को डिस्कस नहीं किया, यानी मैंने इस बात को डिस्कस नहीं किया कि ये हमारे पास कैसे वेक्टर बनती हैं, क्योंकि बज़ाहिर हमारे पास इनकी डायरेक्शन नहीं है। तो उस चीज़ के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में होपफुली आऊँगा कि कैसे हम इनके साथ वेक्टोरियल प्रॉपर्टी को एसोसिएट करते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम बस इनको डिफ़ाइन करते हैं कि ये कैसे इनकी डेफिनेशन आती है वेक्टर फॉर्म में। तो ये अगेन हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है और वो रोटेट करता है तो हमें पता है कि कोई भी पॉइंट उस रिजिड बॉडी के अंदर जो है वो एक सर्कल ट्रेस करता है। तो मैं यहाँ पे सर्कल बनाने वाला हूँ। अब मैं बार बार रिजिड बॉडी नहीं बना के दिखाऊँगा, तो हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं और होपफुली ये सर्कल अब सेंटर के ऊपर है। तो फ़र्ज़ करें कि ये वो सर्कल है जो रिजिड बॉडी जो है वो जिसमें मूव कर रहा है। मैं अभी दिखाता हूँ इसको। लेट मी एक्चुअली मेक इट अ लिटिल बिट बिगर। ओके, आई कैन मेक इट बिगर फ्रॉम हेयर। और अब हम इधर से यूँ इसको कर सकते हैं, लेट्स से यप ओके। और अब मैं इसको थोड़ा सा कर दूं अरेज, ताकि ये हमारे पास सिर्फ एक आर्क बन जाए, क्योंकि मुझे आर्क की ज़रूरत है, कंप्लीट सर्कल की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास लेट्स से कि ये आर्क है, और इसमें आप फ़र्ज़ करें कि अब हमारे पास जो रिजिड बॉडी है वो इस तरह है कि मैं इस रिजिड बॉडी को अब नहीं दिखाता जो ये वाला वाइट रिजिड बॉडी है, बल्कि ये जो इसके अंदर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया था, हम सिर्फ वो पॉइंट ले लेते हैं, बिकॉज दैट पॉइंट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग हेयर विच कंसर्न्स अस। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट है, और चूँकि रिजिड बॉडी जो है ये रोटेट कर रहा है इस सर्कुलर पाथ में, तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट जो है P1 टाइम T1 के ऊपर इस जगह पे मौजूद है, और फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद ये P1 जो है एक दूसरी जगह पे आ जाता है, और उस पॉइंट को हम P2 कहते हैं, और ये इधर है एट टाइम T2। और हमने ये भी बात की कि हम किस तरह इस पॉइंट्स को रेडियस लाइन से मिला सकते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से। तो ये हमारे पास रेडियल लाइंस भी आ गई जो इस पॉइंट की जो रिजिड बॉडी के अंदर मौजूद था उसको मिलाती हैं ओरिजिन से। और फर्दर हमने ये कहा था कि चूँकि रिजिड बॉडी जो है उसकी पोजीशन को हम एंगल फाई से डिस्क्राइब करते हैं, तो φ1 उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जब वो मौजूद है पॉइंट P1 के ऊपर, और कुछ देर के बाद जब वो पॉइंट P2 के ऊपर चला जाता है तो ऑफ कोर्स अब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ होकर φ2 हो जाता है। तो इस सिनेरियो में हम कहते हैं कि ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है P1 और P2 के दरमियान ये डेल्टा फाई है। तो हमारे पास यहाँ से डेल्टा फाई जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल आता है φ2 माइनस φ1। ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है, और आप ये देख सकते हैं इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर पोजीशन मैंने आपको पहले भी बताया कि इट्स जस्ट लाइक द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं। पिछले केस में मैंने आपको बताया था कि जो φ1 है इस केस में आप इसको यूँ अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो φ1 है ये इस पिछले केस में 0 था, यानी पार्टिकल जो था वो एक्सिस के ऊपर मौजूद था। तो सिंपली हमारे पास ये जो फाई है ये उस केस में φ2 बन जाता है। लेकिन इन जनरल जो हमारे पास सिनेरियो आता है वो इस तरह का सिनेरियो आता है कि आप उसकी पोजीशन लेते हैं एट सम टाइम T1, और अब वो अगर रोटेट कर रहा है तो कुछ टाइम गुजरने के बाद जब टाइम T2 हो जाता है तो उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज होती है। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है फ्रॉम P1 टू P2 वो आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं? ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि डेल्टा फाई जो है वो इक्वल है φ2 माइनस φ1 के। और इधर से हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन आती है
एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, एंगुलर वेलोसिटी, और इसकी डेफिनेशन ये है कि हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को डिफ़ाइन करते हैं ओमेगा एवरेज। ये जो सिंबल है, ये वाला सिंबल, इस सिंबल को हम ओमेगा पढ़ते हैं, OMEGA। और ओमेगा एवरेज जो है, जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, इसको आप डिफ़ाइन करते हैं बिल्कुल यूजुअल में कि जो टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, जिसको आपने डेल्टा फाई कहा है ऊपर, डिवाइड बाई जितने टाइम में वो चेंज आई है। तो हमारे पास जो टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है वो है φ2 माइनस φ1, और φ2 माइनस φ1, और ये चेंज जो आई है ये टाइम इंटरवल में आई है t2 माइनस t1, यही टाइम इंटरवल गुजरा है ना। तो ये हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन है। और यहाँ से हम इमीडिएटली इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन ले सकते हैं। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी या सिंपली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपको पता है कि हमने उसको कैसे कैलकुलेट किया था। हमने ये कहा था कि ये जो टाइम इंटरवल है जिसमें ये पार्टिकल जो है P1 से P2 तक जाता है, ये अगर हम बहुत शार्ट कर दें तो हमें क्या होगा, हर इंस्टेंट के ऊपर पता चलता जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस पोजीशन के ऊपर है। तो यूँ हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन आ जाती है। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को आप सिंपली ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस केस में आप क्या करेंगे, आप टाइम को लिमिटाइज कर देंगे, यानी टाइम इंटरवल जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा, और हमारे पास ये बन जाएगा डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। और इसको आप लिखते होते हैं डी फाई डिवाइड बाई डी टी। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की। अब हम यहाँ से देख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स भी, और एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स आ रहे हैं हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट डिवाइड बाई टाइम के यूनिट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट हमने अभी डिफ़ाइन किए हैं रेडियन। तो ये टाइम के यूनिट होते हैं सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है, ऑफ कोर्स एंगुलर वेलोसिटी इज़ द फिजिकल क्वांटिटी। अब हमारे पास ये एवरेज हो या इंस्टेंटेनियस हो, इट डजेंट मैटर। तो जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट आते हैं वो आते हैं रेडियन पर सेकंड। लेकिन हमने देखा कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था उसको इक्विवेलेंटली हम रेवोल्यूशन में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसका मतलब है कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के जो यूनिट हैं वो रेवोल्यूशंस पर सेकंड भी बन सकते हैं। और एक दफ़ा हमारे पास जब एंगुलर वेलोसिटी आ गई तो नेक्स्ट टास्क ऑब्वियस है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम एंगुलर एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं, ठीक है। और बिल्कुल उन्हीं लाइंस के ऊपर हम चलेंगे जिन लाइंस के ऊपर हम पहले चलते आए हैं लीनियर केसेस में, कि जब हमारे पास वेलोसिटी आ जाती थी तो हम एक्सेलरेशन डिफ़ाइन करते थे। यहाँ पे हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई है तो हम क्या करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन डिफ़ाइन करते हैं। और सबसे पहले हम एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन डिफ़ाइन करते हैं, और हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से। और अल्फ़ा एवरेज जो है वो ऑफ कोर्स हमारे पास क्या आएगा, इस पॉइंट तक जाने में जितनी उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है, अगर हम उसको डिवाइड कर दें जितना टाइम वो लेता है ऑब्जेक्ट P1 से P2 तक जाने में, तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आ जाएगी, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो ये हमारे पास अब बनेगा डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई डेल्टा टी। और ये डेल्टा ओमेगा जो है, फ़र्ज़ करो कि P2 के ऊपर ओमेगा 2 होती है इसकी वैल्यू, और P1 के ऊपर इसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 थी, तो अब ये बन जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। और यहाँ से हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई डेल्टा टी, जो मैंने ऊपर भी लिखी है। तो इसको मैं यहाँ पे अनसर्कल कर देता हूँ कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है अब एवरेज एक्सेलरेशन की। और एवरेज एक्सेलरेशन आ गया तो बिल्कुल यही वाला आप रूल इसके ऊपर लगाएं, यानी आप टाइम को अगर शार्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाना चाहिए। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को आप सिर्फ अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडीशन क्या है कि टाइम जो है वो टाइम इंटरवल बहुत शार्ट हो गया, तो पॉइंट जो है वो P1 से P2 तक जब जाएगा तो हमें यूँ अगर टाइम इंटरवल शॉर्ट कर दें तो हर पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू हमारे पास आती जाएगी, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आती जाएगी। तो हमारे पास ये अब बन जाता है डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई डेल्टा टी। और इस सारे को आप अब लिख सकते हैं डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी। तो हमारे पास देखें इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ गई। इट्स कस्टमरी, ये रिवायत है कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं उनके साथ आप सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखते होते, जैसे यहाँ एवरेज के साथ हमने एवरेज लिखा है तो इंस्टेंटेनियस के साथ कुछ नहीं लिखते होते। और यहाँ से हम फ़ौरन तौर पे इसके यूनिट्स भी देख सकते हैं।
इसके यूनिट्स रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी के रेडियन पर सेकंड हैं और हमारे पास डिनोमिनेटर में टाइम आ रहा है, तो ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और दूसरे यूनिट ऑफ कोर्स क्या बन जाएंगे, रेवोल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी आ गई। और अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया कि जो रेडियन है ये सिर्फ हम यूज़ करते हैं फॉर एंगुलर रिप्रेजेंटेशन के लिए, जिससे हमें पता चल जाए कि हम एंगुलर क्वांटिटी की या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की या एंगुलर पोजीशन की बात कर रहे हैं। इट डजंट हैव एनी डायमेंशंस। तो अगर आप डायमेंशन की बात करें तो जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी जो डायमेंशंस हैं हमारे पास वो 1 डिवाइड बाई टाइम स्क्वायर की हैं, यानी सिर्फ ये जो हमारे पास सेकंड स्क्वायर वाला फैक्टर आ रहा है सिर्फ इसकी डायमेंशंस हैं। और सिमिलरली अगर आप इसकी बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, तो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो सिंपली 1 डिवाइड बाई टाइम की हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी थी उसकी डायमेंशंस लेंथ डिवाइड बाई टाइम की थी, ठीक है, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायमेंशंस सिर्फ 1 डिवाइड बाई टाइम की हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। सो दीज आर ऑल द 3 बेसिक डेफिनेशंस दैट वी नीडेड। और अब इसके साथ मैं इन्हीं डेफिनेशंस को यूज़ करके एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, जो एग्जांपल मुझे बहुत पसंद है। इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और उसकी रीज़न ये है कि ये एग्जांपल जो है इट्स वेरी इंट्यूटिव, इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ नॉलेज। सो लेट्स सॉल्व दैट एग्जांपल एंड देन वी विल फिनिश आवर लेक्चर। This is the example that I want to solve and this is exercise 8.9 in the book of Faraday, Resnick and Crane। और इसकी स्टेटमेंट ये है, a wheel has 8 spokes and a radius of 30 centimeter. It is mounted on a fixed axle and is spinning at 2.5 revolutions per second. You want to shoot a 24 centimeter arrow parallel to this axle and through the wheel without hitting any of the spokes. Assume that the arrow and the spokes are very thin. What minimum speed must the arrow have? ये पहली चीज़ है जो हमने बतानी है। And does it matter where between the axle and the rim of the wheel you aim? If so, where is the best location? तो ये हमारे पास सवाल है और सवाल हमें ये कह रहा है कि आपके पास ये एक व्हील है जो घूम रहा है और इसके घूमने की जो एंगुलर स्पीड है वो हमें दी हुई है, वो 2.5 मीटर्स पर सेकंड है, 2.5 रेवोल्यूशंस पर सेकंड है। और फिर हमें ये कहा गया है कि इसके 8 स्पोक हैं। ये स्पोक वो हैं जो बाईसाइकिल के टायर के अंदर तारें होती हैं जो सहारा देती हैं उसको। तो 8 स्पोक्स हैं और हमें कहा गया है कि आप एक एरो को शूट करते हैं इस व्हील के ऊपर, तो इसकी एरो की मिनिमम वेलोसिटी आपने बतानी है इस तरह कि ये इसके अंदर से गुजर जाए, यानी किसी तार को, किसी स्पोक को हिट ना करे। सो इट्स सिंपल। अगर हम इसके ऊपर एक लम्हे के लिए सोचें तो ये सवाल सिर्फ हमें ये कह रहा है कि आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है। सो स्पीड इस एरो की है और एरो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो हमने लीनियर स्पीड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और लीनियर स्पीड का रिलेशन हमारे पास एक ही है कि ये कितना फासला कवर करता है, यानी S = VT। ये हमारे पास रिलेशन होता है इन जनरल। और यहाँ से V जो है हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, S/T। सही है। S यहाँ पे आपने अब देखना है कि ये कौन सा फासला है। अब चूँकि आप एरो को फायर कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं इस व्हील के ऊपर, और फर्ज करो कि जब एरो यहाँ से एंटर होता है उधर से लेके जब एरो यहाँ से एग्जिट करेगा उधर तक, यानी ये टोटल एरो की लेंथ है जो हमने हमारे लिए यहाँ पे फासला है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो एरो है वो इस व्हील की स्पोक्स को, ये तारों को हिट ना करे। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास S है ये उस एरो की लेंथ के बराबर है जो हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख लेते हैं L/T। और T ये वो टाइम है जिसमें हमारा एरो इस टायर के अंदर से गुजर जाता है विदाउट हिटिंग द स्पोक्स। सही है। तो हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। इस फार्मूला में अब हमारे पास लेंथ मौजूद है, टाइम मौजूद नहीं है। अब हमने ये देखना है कि टाइम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन के ऊपर सोचें तो क्वेश्चन में हमें बताया गया कि जो व्हील है वो घूम रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये चाहते हैं कि जो एरो है वो इस व्हील्स की स्पोक्स को हिट ना करे, तो हमें इस एरो को उतने टाइम में से इस व्हील के 2 स्पोक्स के अंदर से गुजारना होगा जितनी देर में कोई एक स्पोक, फ़र्ज़ करें ये वाला जो तार है ये घूम के इस वाली जगह पे ना आ जाए, ठीक है। जितनी देर में ये वाली तार घूम के इस वाली जगह पे आती है उतना टाइम है हमारे पास इस एरो को इन 2 तारों के दरमियान में से गुजारने के लिए। तो इसका मतलब है कि अगर हमें ये फासला पता चल जाए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितनी देर में जो ये तार कवर करती है इधर से इधर तक, सही है। और तो हम ये कर सकते हैं कि हम टाइम फाइंड कर सकते हैं कि इधर से इधर तक ये जो एक तार है ये इतना फासला कवर करने में कितना टाइम लेगी।
और वो टाइम हम इस इक्वेशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। अब हमने ये देखना है कि इन दो तारों के दरमियान कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कितना फासला है। तो टोटल जो टायर का टोटल एंगल है ये एक रेवोल्यूशन है, यानी 360 डिग्री है। और हमारे पास 8 स्पोक्स हैं, तो हर 2 स्पोक्स के दरमियान जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या बनेगा हमारे पास 360 डिग्रीज डिवाइड बाई 360 डिग्रीज डिवाइड बाई 8, क्योंकि इसके अंदर 8 हमारे पास हैं टोटल स्पोक्स या तारें, तो ये हमारे पास आता है 45 डिग्रीज, जिसको आप लिख सकते हैं π/4 रेडियन। ठीक है, तो हमारे पास टोटल π/4 रेडियन जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हर 2 तारों के दरमियान। तो इसका मतलब है कि व्हील जो है ये π/4 रेडियन का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसको कवर करने में जितना टाइम लेता है वही टाइम हमारे पास है कि हम एरो को उन 2 स्पोक्स के अंदर से गुजार सकें। तो इसका मतलब है हम जो टाइम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया है और हमारे पास एंगुलर स्पीड जो है, ये एंगुलर वेलोसिटी जो है वो दी हुई है। तो अब हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है एंगुलर वेलोसिटी की, ओमेगा इक्वल्स क्या थी, डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी, और डेल्टा फाई हमारे पास क्या है π/4 है, और डेल्टा टी जो है ये हमने कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाई डेल्टा टी। और यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा टी की वैल्यू आएगी वो आएगी π/4 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, तो ये बनेगा π/4 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा की वैल्यू जो है वो 2.5 रेडियन पर सेकंड है। इसकी वैल्यू रेडियन पर सेकंड है और इसके साथ हमारे पास यूनिट थे रेडियन। ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आप देख सकें कि रेडियन कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारे पास जो टाइम के यूनिट आते हैं वो सिंपली सेकंड बचते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास π/4 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 10 होता है, तो ये बनेगा π/10 सेकेंड्स। तो हमारे पास इतना टाइम है एरो को उस टायर के 2 स्पोक्स या 2 तारों के दरमियान में से गुजारने के लिए। तो ये टाइम हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास एरो की लीनियर स्पीड आ जाएगी। तो हमारे पास जो v है अब वो क्या आ जाएगा, v इक्वल्स l जो है लेंथ दी हुई है कितनी है 30 सेंटीमीटर है। नाउ जो हमारे पास लेंथ है एरो की वो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 24 सेंटीमीटर जो है ये मीटर्स में हमारे पास बनेगा 0.24 मीटर्स, डिवाइडेड बाई जो हमारे पास टाइम है वो कितना है π/10 सेकेंड्स। सही है, तो अब आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास आंसर आता है 10 ऊपर जाके 24 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बनता है 2.4 डिवाइडेड बाई पाई और ये आ जाएगा मीटर्स पर सेकंड। और ये वाला जवाब जो है मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि ये सही नहीं है, यानी जो मैंने कैलकुलेट किया था। सो लेट्स गो अप एंड ट्राई टू फाइंड आवर मिस्टेक। और मिस्टेक ऑब्वियसली आई कैन सी द मिस्टेक ये है कि हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 2.5 रेवोल्यूशंस पर सेकंड है और हमने यहाँ पे यूज़ किया है 2.5 रेडियंस पर सेकंड। सो लेट्स करेक्ट इट। सो लेट्स अरेज ऑल दिस पार्ट विच इज़ एट द बॉटम ताकि हम इसको करेक्ट कर सकें फिर से। तो ये हमारे पास डिलीट हो जाएगा, ये पार्ट भी डिलीट हो जाएगा और अब हम यहाँ पे करते हैं 2.5 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, तो ये बन जाएगा रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा टी जो है ये आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई एक रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होती है, तो ये बन जाएगा 2 पाई रेडियन बाई सेकेंड और ऊपर हमारे पास रेडियन था। तो अब आप रेडियन को कैंसिल आउट कर सकते हैं और ये बन जाएगा, ये देखें ये पाई जो है ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा अब 1 डिवाइड बाई 20। तो टाइम हमारे पास आता है 1 डिवाइड बाई 20 सेकेंड। तो ये टाइम आ गया। तो अब इस टाइम को हम इसमें पुट कर सकते हैं। ये जो वेलोसिटी का फार्मूला हमने निकाला था, जो लेंथ है एरो की वो थी हमारे पास 24 सेंटीमीटर, जिसको आप 0.24 मीटर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई जो टाइम है वो है 1 डिवाइड बाई 20 सेकेंड। तो ये 20 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4.8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास अब वेलोसिटी की वैल्यू आ गई और वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 4.8 मीटर्स पर सेकेंड है। इसका मतलब है कि अगर हम एरो को 4.8 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से फायर करते हैं तो फिर ये एरो जो है ये उस व्हील की जो तारें हैं जिनको स्पोक्स कहते हैं उनसे टकराए बिना गुजर जाएगा। सो दिस इज़ आई बिलीव दिस इज़ वेरी
intuitive and smart kind of problem. So I want you to take a moment and try to absorb what went on in this problem और हमने इसको कैसे सॉल्व किया है. ठीक है, हमने जो मेन पॉइंट था वो ये था कि टाइम को एलिमिनेट किया. टाइम को एलिमिनेट करने का मतलब ये है कि जितने टाइम में हमारा जो एरो है 24 सेंटीमीटर लंबाई का, वो तारों के दरमियान में से गुजरता है उनको टच किए बिना, तो रिक्वायरमेंट ये है कि वो टाइम जो है वो मिनिमम टाइम होना चाहिए उन तारों को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए जो उनके दरमियान में है. तो फिर हमने कहा कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हम कैसे कैलकुलेट करें. हमें ये पता था कि 8 तारे हैं टोटल, और हमें ये भी पता होता है कि सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल होता है 360 होता है. तो हमने उधर से 2 तारों के दरमियान में एंगल जो बनता है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो बनता है, वो कैलकुलेट कर लिया और वो π/4 रेडियन आ गया. एक दफ़ा हमारे पास वो आया तो फिर हमारे पास ओमेगा भी दी हुई थी, तो हमने इधर से कैलकुलेट कर लिया डेल्टा टी. और फिर हमने रिक्वायरमेंट जो हमारी थी कि डेल्टा टी जो है ये इस टी के बराबर होना चाहिए, उसमें सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई. इस सवाल का जो पार्ट बी है वो ये है कि डज़ इट मैटर वेयर बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील यू एम, कि क्या ये अहम है कि आप इस एरो को किस जगह पे फोकस करते हैं, इधर रिम के करीब या इधर एक्सल के करीब. तो इसका जवाब ये है कि इट डजेंट मैटर कि आप जो तीर है वो किस जगह पे फायर करते हैं, एरो को किस जगह के ऊपर फायर करते हैं. वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि आप इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस रिजिड ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लें, उसकी एंगुलर स्पीड सेम रहेगी. तो अगर पूरे का पूरा व्हील किसी एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो अब पार्टिकल यहाँ पे है वो भी उसी एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा होगा, और जो पार्टिकल यहाँ पे है वो भी उसी, यानी दोनों जो हैं वो 2.5 रेवोल्यूशंस पर सेकंड से मूव कर रहे होंगे. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जितने टाइम में ये वाला पार्टिकल इधर पहुंचता है उतने टाइम में ये वाला पार्टिकल इधर पहुंचेगा. दूसरे अल्फाज में इस वाले पार्टिकल की लीनियर स्पीड इस वाले पार्टिकल से बहुत कम होगी. सही है, तो इसका मतलब है आप एरो को अगर इधर करीब फायर करते हैं तो फिर भी ये उतनी ही देर में गुजरेगा, क्योंकि अब ये वाला पार्टिकल स्लो मूव करके, स्लो लीनियर स्पीड से मूव करके उधर जा रहा है. हम लीनियर स्पीड यानी वी और ओमेगा का रिलेशन आगे चल के पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि चूँकि एंगल फिक्स्ड है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड है 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो इसका मतलब है टाइम भी फिक्स्ड हो गया. और इसलिए इट डजेंट मैटर कि आप एरो को किधर फायर करते हैं, एरो जो है वो हमेशा ही गुजर जाएगा एज लॉन्ग एज आप उसको इस स्पीड से फायर करते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो लेक्चर. और अब मैं नेक्स्ट में इन जो क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, इनकी वेक्टोरियल नेचर के ऊपर बात करूंगा कि हम इनको कैसे वेक्टर कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन बज़ाहिर आज हमने इसकी कोई डायरेक्शन की बात नहीं की, सिर्फ उनकी डेफिनेशन जो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में होती हैं उनकी बात की है. So in next video I will talk about the vectorial nature of these quantities, and then we will move forward. So I will see you then. Bye bye.